अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर है ऑर्गेनाइजेशन पे। हमारे पास इस टाइम पार्टिसिपेंट्स 12 हैं। 1-2 मिनट इंतज़ार कर लेते हैं, फिर दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जो लेक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में है। तो कल हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह एक इंडिविजुअल के इस माशरे के अंदर लीगल राइट्स हैं, उसी तरह और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं माशरे की तरफ। जब ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाएंगे तो वो किसी मकसद के तहत इकट्ठे होंगे और वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना लेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशंस के भी लीगल राइट्स हैं और ऑर्गेनाइजेशन के भी कुछ जिम्मेदारियां माशरे की तरफ। तो ऑर्गेनाइजेशन जो लीगल फॉर्म ले सकती है वो 3 किस्म की है। ये सवाल है स्लाइड पे लिखा हुआ है कि व्हाट आर 3 लीगल फॉर्म्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो जो 3 लीगल फॉर्म्स वो ऑर्गेनाइजेशन ले सकती है वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन। सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जिम्मेदारी, उसको चलाने की जिम्मेदारी, उसका नफ़ा नुकसान की जिम्मेदारी, उसमें पैसा लगाने की जिम्मेदारी या लोन कर्जा लेने की जिम्मेदारी एक ही ओनर पे आएगी, जो उसका सोल प्रोप्राइटर होगा। The vast majority of small businesses start out as a sole proprietorship. These firms are owned by one person, usually the individuals who has day-to-day responsibility of running the business. Sole proprietorship own all the assets of the business and the profit generated by it. They also assume complete responsibility of any of its liabilities or debts. In the eye of law and public, you are one in the same way, you are one in the same with the business. मतलब ये है कि जो ओनर है वो पूरे का पूरा जिम्मेदार है कंपनी के फायदे और नुकसान का। तो जो कंपनी है, सॉरी, कंपनी को मैं बार बार लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ। अच्छा, कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बुनियादी फ़र्क ये है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि हमने कहा कि 3 लीगल फॉर्म्स हैं, किसी भी लीगल फॉर्म के तहत अगर किसी मुल्क में अपने आप को रजिस्टर कर लेती है ऑर्गेनाइजेशन तो वो कंपनी बन जाती है। तो जो पहली टाइप है ऑर्गेनाइजेशन की वो है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसका ओनर एक होगा। जो दूसरी किस्म है ऑर्गेनाइजेशन की वो है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम 2 या 2 से ज़्यादा ओनर्स सेलेक्ट कर सकते हैं किसी एक कंपनी के लिए। अच्छा, ये सिलेक्शन वाला इसमें चांस कम है, क्योंकि कंपनी जब स्टार्ट होगी तो ये 2 या 2 से ज़्यादा जो पार्टनर हैं वही आपस में डिसाइड करेंगे कि कौन शख्स कितना परसेंट ज़िम्मेदार है इस कंपनी का। तो वो जितने परसेंट ज़िम्मेदार है उतने परसेंट वो पैसा लगाएगा, उतने परसेंट वो उस मुनाफे का हिस्सा लेगा, उतने परसेंट वो ज़िम्मेदार है अगर कर्जा लिया जाए तो उसको वापस करने का। तो पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास परसेंटेज आ जाती है कि कितने लोग हैं पार्टनर और उनकी आपस में पार्टनरशिप की परसेंटेज क्या है। In a partnership, two or more people share ownership of a single business. Like proprietorship, the law does not distinguish between the business and its owners. The partners should have a legal agreement that sets forth how decisions will be made, profit will be shared, disputes will be resolved, how future partners will be admitted to the partnership, or what steps will be taken to dissolve the partnership when needed. They also must decide upfront how much time and capital each contributor will contribute. पार्टनरशिप के बाद हमारे पास अगली जो ऑर्गेनाइजेशन की टाइप आती है वो आती है कॉरपोरेशन। कॉरपोरेशन के अंदर जो कंपनी चलाने की जिम्मेदारी है वो उसके ओनर पे नहीं आएगी। कंपनी चलाने की जिम्मेदारी एक हेड क्वार्टर पे आ जाएगी। जो हेड क्वार्टर है वो एक लीगल एंटिटी है कंपनी की, ऑर्गेनाइजेशन की, जिसकी जिम्मेदारी कंपनी को चलाना है। जो स्टेक होल्डर हैं, जो पार्टनर हैं कंपनी के, वो
हेडक्वार्टर के अंदर बंदे सिलेक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या उनको निकाल सकते हैं। अच्छा जी, a corporate chartered by the state in which or corporation chartered by the state in which it is headquartered is considered by law to be unique entity separate and apart from those who own it. Corporation can be taxed, it can be sued, it can enter into a contractual agreement. जो इससे पहले वाले हमने लीगल एंटिटीज की टाइप्स को डिस्कस किया, वो भी टैक्स हो सकती हैं, वो भी स्यू हो सकती हैं और उनके साथ भी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट किया जा सकता है। The owners of a corporation are its stakeholders. The stakeholders elect board of directors to oversee the major policies and decisions. The corporation has a life of its own and does not dissolve when ownership changes. जो कॉरपोरेशन है, अगर जो स्टेक होल्डर हैं या पार्टनर है जो कंपनी के, अगर उनमें से कोई मर भी जाता है तो कंपनी खत्म नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कंपनी की जिम्मेदारी, चलाने की जिम्मेदारी उन पे नहीं थी, हेडक्वार्टर पे थी। हेडक्वार्टर में हमारे पास प्रोफेशनल डायरेक्टर्स थे, तो डायरेक्टर को भी आ भी जा डायरेक्टर को हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं और हम उसको फायर भी कर सकते, हायर भी कर सकते हैं, फायर भी कर सकते हैं। वो एक प्रोफेशनल ग्रुप ऑफ पीपल है। तो कॉरपोरेशंस के अंदर प्रोफेशनल पीपल कंपनी को रन करते हैं, ना कि जो कंपनी जिसने बनाई वो रन करता है। जबकि जो पिछली हमारे पास दो टाइप्स हैं, सोल प्रोप्राइटर और जो हमारे पास है पार्टनरशिप, उसके अंदर जो कंपनी के ओनर हैं उनकी जिम्मेदारी है कंपनी को चलाने की। तो अगर वो प्रोफेशनल नहीं है, वो अपने एरिया के एक्सपर्ट नहीं है, तो कंपनी का फिर नुकसान हो जाएगा। अच्छा जी, मैंने ये जैसे कि पहले बताया आपको कि ऑर्गेनाइजेशन की हमारे पास तीन टाइप हैं लीगल एंटिटी की, और उनमें से कोई भी एंटिटी जब किसी मुल्क में अपने आप को रजिस्टर करवा लेगी तो वो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कहलाएगी। A company is a legal entity. A company is a legal entity made up of an association of people. Company members share a common purpose and unite in order to focus on their various talents and organization and organize their collective available skills to or resources to achieve specific declared goals. The essence of a company is that it enjoys an independent existence as a legal person. Ownership of the company is divided into number of shares. An individual or another company may own one or more shares. Individuals who own shares in a company are known as the shareholder or members of the company. अच्छा जी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अब जो कंपनी रजिस्टर हो गई है, इसकी हमारे पास यहाँ पे आपको ये चार सेक्शन नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये चारों सेक्शन आपस में मुकाबले में नहीं है। कंपनी की दो टाइप्स हो सकती हैं, पब्लिक या प्राइवेट। तो ये तो आपस में इनका वर्सेस हो सकता है, या कंपनी पब्लिक होगी या कंपनी प्राइवेट होगी। लेकिन अगर कंपनी पब्लिक है तो वो या पब्लिक लिमिटेड होगी या कंपनी पब्लिक अनलिमिटेड होगी। इसी तरह अगर कंपनी प्राइवेट है तो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होगी या कंपनी प्राइवेट अनलिमिटेड होगी। अब हम इनको फर्दर डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि ये पब्लिक, प्राइवेट, लिमिटेड और अनलिमिटेड का क्या मतलब है। अच्छा जी, सबसे पहली जो हमारे पास डेफिनेशन है वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड है। सॉरी, कंपनी पब्लिक कंपनी क्या होती है? Public companies are allowed to offer their share to the public, and their names must end with the word public limited company. जो ऐसी कंपनीज जो अपने शेयर मार्केट में फ्लोट कर दे, वो पब्लिक कंपनी बन जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी पब्लिक, आम आवाम में से कोई भी शख्स जाकर उस कंपनी के शेयर खरीद सकता है।
तो जितने वो शेयर खरीदेगा वो उतने परसेंट उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। अगर एक कंपनी के 1 करोड़ शेयर हैं और आपने 10 लाख शेयर खरीद लें तो आप कंपनी के 10% मालिक बन जाएंगे। Public companies are allowed to offer their share to the public and their names must end with public limited company. A public company has a minimum paid up capital of 5 lakh. उनको रजिस्टर करने के लिए, अपने आप को पब्लिक रजिस्टर करने के लिए 5 लाख जमा कराने होंगे। There is no limit of the number of members. जो शेयर्स हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोग ले सकते हैं, इसलिए जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं है। उसके बाद है अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है? अ प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर टू द पब्लिक एंड इट्स नेम मस्ट एंड विद द वर्ड लिमिटेड। जो प्राइवेट कंपनी है ये चंद लोग मिलकर बनाते हैं और कंपनी के शुरू से लेकर एंड तक वही लोग इसके ओनर होते हैं। इट हैज़ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ 1 लाख। रजिस्टर कराने के लिए 1 लाख जमा कराना होता है। इट हैज़ लिमिट ऑफ 200 मेंबर्स। It prohibits any invitation from public for subscription to shares. जो प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक में से इनवाइट नहीं करती किसी को भी अपना शेयर होल्डर बनने का। एंड एनी एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट ऑफ अ पर्सन अदर देन मेंबर और डायरेक्टर। जो कंपनी के अंदर पैसा डिपॉजिट करना है, यानी शेयर्स के अंदर वैल्यू डालनी है आपस में। लेट्स सपोज ये कंपनी है, वो प्राइवेट है, अब उसकी मालियत 1 करोड़ रुपया, तो 1 करोड़ रुपया की मालियत के जो हकदार हैं, जो ओनर हैं, वो उसके प्राइवेट स्टेक होल्डर या ओनर्स होंगे। कंपनी कल 2 करोड़ की हो जाती है तो वो उन प्राइवेट ओनर्स की ही वैल्यू बढ़ेगी और उनको ये इजाज़त नहीं है, क्योंकि उन्होंने लीगल एग्रीमेंट साइन किया होता है आपस में कि वो किसी थर्ड पर्सन को या किसी पब्लिक पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे अपने शेयर्स के अंदर। अच्छा, अब आगे जो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, उसकी आगे 2 सब कैटेगरीज हो सकती हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपने फोकस करना है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है या पब्लिक अनलिमिटेड कंपनी हो सकती है। अब ये लिमिटेड और अनलिमिटेड में फ़र्क क्या है? इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मिसाल ये है कि 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे, उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस बनाया। सॉफ्टवेयर हाउस बना के उन्होंने लीगल एग्रीमेंट साइन किया कि जी हम 33% ओनर हैं तीनों। 33 प्लस 33 प्लस 33 99% बन गया। उन्होंने कहा हमारे पास जी 1% शेयर बच गया है, ये हम सरमुराद को दे देते हैं। तो टोटल अब जो ओनर हैं, जो शेयर होल्डर हैं, वो हैं तो 4, लेकिन उनका इक्वल हिस्सा नहीं है उस कंपनी के अंदर। सरमुराद का 1% है लेकिन बाकियों का 33% है। अब अगर ये लिमिटेड कंपनी है तो इस कंपनी के अंदर जब भी फायदा या नुकसान होगा लिमिटेड के सिनेरियो में, तो वो उतने परसेंट, जितना शेयर है ओनर्स का, उतने परसेंट जिम्मेदार हैं उस फायदे नुकसान के। मतलब ये कि अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, कंपनी ने 10 करोड़ का लोन लिया था और कंपनी डिफॉल्ट कर गई, तो जितने परसेंट ओनरशिप थी लोगों की, यानी 33%, 33%, 33%, वो 33% जिम्मेदार हैं उस कर्जे को वापस करने के। और अगर सर मुराद 1% के जिम्मेदार है तो वो 1% के जिम्मेदार हैं वापस करने के। लिमिटेड के सिनेरियो में ये है। लिमिटेड के सिनेरियो में दूसरी साइड पे अगर प्रॉफिट होता है 1 करोड़ रुपए का, तो सर मुराद सिर्फ 1 लाख रुपए के हकदार हैं। जो बाकी 3 सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे वो 33%, यानी 33 लाख उनको जाएगा। तो जितने परसेंट स्टेक था ओनर्स का, उतने परसेंट वो फायदे और नुकसान के मालिक हैं। लिमिटेड के सिनेरियो में ये है। अनलिमिटेड के सिनेरियो में फ़र्क है। अनलिमिटेड के सिनेरियो के अंदर जो फायदा है वो इक्वली डिवाइड नहीं होगा, लेकिन जो लाइबिलिटी है, नुकसान, वो इक्वली डिवाइड होगा। अगर 1 करोड़ रुपया का कर्जा लिया था और कंपनी दिवालिया हो गई, तो जो 4 ओनर थे, उन चारों ओनर की इक्वल जिम्मेदारी है कि वो उस कर्जे को पे बैक करें। And in an unlimited company, the shareholders are equally liable for all the company's debt. The shareholder or member of this type of company have unlimited liability. This means each member is jointly and severely liable for the debt of the company in the event of its winding up. इसके मुकाबले में जो लिमिटेड कंपनी है, जैसा कि आपको पहले कहा, जितने शेयर होल्डर्स होंगे
उतने जितने परसेंट उनके शेयर है उतने परसेंट वो नफा नुकसान के मालिक हैं। अच्छा, अब यहाँ पे इस स्लाइड में आपको ना लिमिटेड की दो कैटेगरीज दिखाई हैं, लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी। नॉर्मली जब भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पब्लिक लिमिटेड कंपनी कहा जाता है तो वो लिमिटेड बाय शेयर है। तो 99% लिमिटेड कंपनी का मतलब लिमिटेड बाय शेयर्स ही है। लेकिन लिमिटेड बाय गारंटी भी एक सिनेरियो एग्जिस्ट करता है। ये सिनेरियो एग्जिस्ट करता है चैरिटीज के अंदर। अब एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, मिसाल के तौर पर जी शौकत खान में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, हमने मैंने तो नहीं, वैसे इमरान खान ने भी शौकत खान में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। जब उसने ऑर्गेनाइजेशन बनाई तो उसने ये डिक्लेयर किया कि एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है। अब चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन लोगों से पैसे लेती है, अब वो पैसे इस्तेमाल करेगी, तो क्या उस पैसे में कोई मुनाफा वो इमरान खान को देगी? इस चीज़ की उस चैरिटी को लीगली इजाज़त नहीं है। कोई भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका कोई स्टेक होल्डर नहीं होता। वो किसी को भी अपना मुनाफा नहीं जमा करवाती या नहीं देगी। वो अपना मुनाफा अपनी वर्किंग पे या अपने क्लाइंट्स पे लगा सकती है, वो स्टेक होल्डर्स को मुनाफा नहीं देगी। लेकिन फिर गारंटी का यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट है? गारंटी का कॉन्सेप्ट ये है कि कोई ना कोई या ग्रुप ऑफ पीपल होंगे जो ये गारंटी देंगे कि ये जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट किया है, अगर ये नुकसान करती है तो जिसका भी नुकसान हुआ है, मैं इतना इख्तियार रखता हूँ, मैं इतना परसेंट उसका नुकसान पे बैक कर दूंगा, या मैं टोटल इतनी अमाउंट उस नुकसान की पे बैक कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करने से पहले किसी न किसी की गारंटी देना जरूरी है कि ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, ये डिफॉल्ट नहीं करेगी, पैसे लेके भाग नहीं जाएगी। अगर भागेगी तो कोई ना कोई जिम्मेदार है, गारंटी देगा कि मैं इसका इतना नुकसान भर दूंगा अगर ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन करे। लेकिन चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास स्टेक होल्डर्स नहीं होंगे। Commonly used where companies are formed for non-commercial purposes such as professional bodies or charities. The members guarantee the payment of certain fixed, usually small amount toward the company's debt if the company wound up. Otherwise, they have no economic right in the relation of the company, in relation to the company. वो उसके प्रॉफिट में से जो स्टेक होल्डर है वो कोई भी मुनाफा नहीं ले सकते। अच्छा जी, यहाँ पे सवाल मैंने लिखा है व्हाट इज लिमिटेड कंपनी। अगर आपसे ये पूछा जाता तो आप ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का ही सिर्फ आंसर करेंगे। इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कंपनी यूज्ड बाय for business ventures. Specifically, a limited company is a company in which the liability of each shareholder is limited to the amount individually invested. Corporations are the most commonly example of a limited company. ये फिर वही बात आ गई कि जितने परसेंट हिस्सा होगा ओनर्स का, उतने परसेंट वो उसके नफा नुकसान के मालिक होंगे। अगली स्लाइड है जी कि कंपनीज के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स लाजमी मौजूद होने चाहिए। ये जिम्मेदारी है कंपनी की कि वो डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करे। अब वो चार टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? वो हैं कंस्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरीज, डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, उसके बाद है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब कंस्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी क्या है? ऑल कंपनीज मस्ट हैव अ रिटन कंस्टिट्यूशन व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन which control its external relation, और दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन which states how internal affairs are to be run। जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आइन है कंपनी का, वो लिखा जाना जरूरी है। उस आइन के अंदर दो किस्म के डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है कि एक एक्सटर्नल वो कंपनी किस तरह इंटरेक्ट करेगी और एक वो इंटरनली कैसे काम करेगी। Memorandum of Association. This document covers the following matter: the name of the company, the country in which its registered office will be located, the objects of the company, the liability clause, the company's authorized share capital, and the number and the nominal value of its share। शेयर का शेयर की वैल्यू कितनी है, शेयर की क्वांटिटी कितनी है, उसकी लाइबिलिटी क्या है, उसके ऑब्जेक्ट्स क्या हैं,
उसकी लोकेशन क्या है, किस मुल्क में रजिस्टर्ड है, कंपनी का नाम क्या है, ये कंपनी को पब्लिकली इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। और ये उसके एक आइन का हिस्सा है कि ये वो प्रोवाइड करेगा किसी भी एक्सटर्नल पर्सन को। दी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये डॉक्यूमेंट इसकी इंटरनल वर्किंग से रिलेटेड है। दिस डॉक्यूमेंट यूजुअली एड्रेस द फॉलोइंग टॉपिक्स: द रूल्स टू बी अप्लाइड इन अलॉटिंग न्यू शेयर्स, अगर नए शेयर्स बनाने हैं तो उसके लिए क्या असूल व ज़ाबित हैं। द रूल्स गवर्निंग द ट्रांसफर ऑफ शेयर, शेयर ट्रांसफर करने के क्या असूल व ज़ाबित हैं। द रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स और मेंबर शेयर होल्डर्स और या मेंबर्स की मीटिंग के क्या असूल व ज़ाबित होंगे। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर अगर अपॉइंट करना है या रिमूव करना है उसके क्या असूल व ज़ाबित हैं। पावर ऑफ डायरेक्टर्स को क्या क्या पावर्स असाइन की गई हैं। उसके बाद डिविडेंड कितने हैं और रिजर्व्स कितने हैं और वो किस तरह स्टेक होल्डर्स में डिवाइड होंगे। डिविडेंड बेसिकली जो प्रॉफिट का शेयर है जो हर साल आपस में बांटा जाता है स्टेक होल्डर्स को के दरमियान में, उसको कहते हैं। फिर डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, डायरेक्टर आर इलेक्टेड बाय शेयर होल्डर्स टू रन द कंपनी ऑन देयर बिहाफ। मेजॉरिटी कंपनीज के अंदर जो स्टेक होल्डर हैं, जो ओनर है कंपनी के, वो खुद कंपनी नहीं चलाते, वो प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं। जो प्रोफेशनल्स हायर किए जाएंगे, जो उनमें से सबसे ऊपर लेवल के प्रोफेशनल्स होंगे, उनको हम डायरेक्टर भी कहते हैं। दे हैव कंसिडरेबल पावर एंड इन अ लार्ज कंपनी they may shareholders they may be shareholders. The effective democratic control is very weak. अच्छा जी, सॉरी मैं दोबारा लाइन पढ़ता हूँ। दे हैव कंसिडरेबल पावर्स एंड इन अ लार्ज कंपनी विद मैनी शेयर होल्डर्स, द इफेक्टिव डेमोक्रेटिक कंट्रोल इज वेरी वीक। जब एक कंपनी बहुत बड़ी होगी और उसके अंदर बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स होंगे, तो उसके अंदर डायरेक्टर उतना पावरफुल होगा, क्योंकि जो ओनरशिप है वो बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाह रहा। तो जो डायरेक्टर है जो जिम्मेदारी लेगा, तो उसके पास उतनी ज़्यादा ताकत आ जाएगी। लेकिन उसके पास ये ताकत नहीं होगी कि वो अपने आप को खुद से सिलेक्ट कर ले या डी सिलेक्ट कर ले। वो ताकत डेमोक्रेटिकली स्टेक होल्डर्स के पास ही है। वो वोट कर सकते हैं कि जी हाँ जी, इस डायरेक्टर को रखना है या निकालना है। आपको ये पता है कि जब एप्पल कंपनी जो है पब्लिक लिमिटेड कंपनी बनी थी और उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बने थे, तो उसमें से जो डायरेक्टर बोर्ड था उसमें से स्टीव जॉब को खुद से निकाल दिया गया था। डायरेक्टर्स ने कहा था कि जी हम स्टीव जॉब को अलाउ नहीं करेंगे कि वो कंपनी को प्रोफेशनली लीड करे। अगर उसका कोई शेयर है तो उसको पैसे उसके मिल जाएंगे, लेकिन वो डायरेक्टर नहीं रहेगा। ये बाकी डायरेक्टर्स ने भी डिसाइड किया था और स्टेक होल्डर्स ने डिसाइड किया था। फिर उसने निकल कर एक और कंपनी बनाई, पिक्सार। पिक्सार बनाने के बाद फिर वो दोबारा उसने शेयर्स दिए और फिर दोबारा एंटर हुआ। तो कंपनी स्टेक होल्डर्स ये राइट रखते हैं कि वो डायरेक्टर जो कंपनी चलाने की जिम्मेदारी वो किसको देंगे। अच्छा जी, डायरेक्टर्स का जिम्मेदारियां क्या क्या हैं, वो उनकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं। दिस सिचुएशन इज बैलेंस्ड बाय सीरीज ऑफ ऑब्लिगेशंस। डायरेक्टर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ फॉर फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंपनी। वो कंपनी के मफाद में हमेशा उसको काम करना चाहिए। डायरेक्टर मस्ट एक्सरसाइज the skills and care in carrying out their duties and might be expected for someone of their qualification experience। जो डायरेक्टर है वो अपने, क्योंकि वो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, अपने एक्सपीरियंस की बेस पे अपनी ड्यूटीज को बेहतरीन तरीके से सर अंजाम दें ताकि कंपनी को वो आगे बढ़ा सकें। A director who has an interest in a contract made with the company must disclose their interest to the board of directors। अगर किसी डायरेक्टर का कोई पर्सनल इंटरेस्ट है कंपनी में, तो वो अपने तमाम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने अपने उस इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करे। ये उसकी जिम्मेदारी है। अगर बाद में पता चलेगा तो वो ऑटोमेटिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से निकल जाएगा। डायरेक्टर्स की दो टाइप हैं। एक है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो प्रोफेशनल्स हैं जिसको कंपनी हायर करती है, तनख्वाह देती है हर महीने, और उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो तमाम वर्किंग आवर्स के अंदर कंपनी के ऑफिस में आके बैठे और कंपनी को लीड करें। वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। लेकिन इनके मुकाबले में जो दूसरे डायरेक्टर्स हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का काम सिर्फ और सिर्फ कंपनी को मशवरा देना है। मिसाल के तौर पे जीसी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में पंजाब गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हैं, तो वो ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि वो हर महीने हर रोज आकर जीसी यूनिवर्सिटी को चेक करेंगे और उसकी पॉलिसियाँ बनाएंगे। वो महीने के एंड पे एक मीटिंग जो होगी या फिर कुछ साल के अंदर एक दो मीटिंग्स होगी, उसके अंदर आएंगे, अपना मशवरा देंगे और उस मशवरे की वो फीस चार्ज करेंगे। तो ये नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं।
नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक्ट इन एडवाइजरी कैपेसिटी ओनली, सिर्फ एडवाइस करते हैं वो। टिपिकली दे अटेंड मंथली बोर्ड मीटिंग to offer the benefit of their advice and are paid a fee for their service। उसके बाद है जी डायरेक्टर कंपनी की सेक्रेटरी। मैसेज आया है, बस ये 2 ही स्लाइड्स रह गई, अब इतना काफ़ी, क्या पीछे से रही 2 स्लाइड्स ही नहीं। डायरेक्टर एंड द कंपनी सेक्रेटरी। अब अगला पॉइंट ये है कि कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी सेक्रेटरी है उसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो अभी तक मेंशन किए हैं, ये जो आगे आएंगे, उनके अपने पास संभाल के रखे। बिकॉज ऑफ द टेक्निकल एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड, स्मॉल कंपनीज ऑफन अपॉइंट एन आउटसाइड प्रोफेशनल एडवाइजर एज अ कंपनी सेक्रेटरी। जो कंपनी सेक्रेटरी है ये एज अ सर्विस भी ऑफर होती है। मुख्तलिफ जो लीगल ऑफिस हैं वो कंपनीज को ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि आप अपना एक प्रोफेशनल सेक्रेटरी हायर ना करें, आप ये डॉक्यूमेंट्स हमें जमा करा दें, कहीं पे भी अगर ज़रूरत होगी लीगली तो हम वो आगे प्रेजेंट कर देंगे। उसके बाद है जी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट है, द लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ऑपरेशंस। जो किसी भी टाइप की कंपनी हो वो अपने ऑपरेशंस को डॉक्यूमेंट ज़रूर करती है, वो क्या उनके ऑफिशियल ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होते हैं, ये सारे के सारे प्रोसेसेस डॉक्यूमेंटेड होने चाहिए। उसके अलावा ऑल लिमिटेड कंपनीज मस्ट सबमिट एन एनुअल रिपोर्ट एंड कॉपी ऑफ देयर अकाउंट टू द रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। हर कंपनी की एक एनुअल रिपोर्ट बनती है। जो एनुअल रिपोर्ट होती है उसकी फाइनेंशियल रिपोर्ट होती है, जिसमें प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, उसके शेयर होल्डर्स की इंफॉर्मेशन, उसके बाद लाइबिलिटीज, उसके बाद उसका कैपिटल, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और ओनरशिप की इंफॉर्मेशन हर साल कंपनी प्रोड्यूस करती है। और वो उसने अगर पब्लिक कंपनी है तो स्टॉक मार्केट में जमा करानी होती है, अगर प्राइवेट कंपनी तो अपने रजिस्ट्रार के पास जमा करानी होती है, जो कि एक लीगल बॉडी हो सकती है या उसका अपना कोई इंटरनल पर्सन हो सकता है। ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली अनाउंस करना ज़रूरी होता है ताकि कंपनी पे क्लाइंट्स का या इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। जो आखिरी स्लाइड है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेक होल्डर्स इन कंपनी एंड इट्स मोस्ट सीनियर मैनेजमेंट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। वो डॉक्यूमेंट जो मोस्ट सीनियर मैनेजमेंट या डायरेक्टर्स का और स्टेक होल्डर्स के दरमियान एक डॉक्यूमेंट या फिर अंडरस्टैंडिंग का एक डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, उसको कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहते हैं, जिसमें दोनों साइडों को प्रोटेक्शन दी जाती है कि डायरेक्टर्स को हर महीने नहीं उतारा जाएगा या बिला वजह नहीं उतारा जाएगा, या फिर स्टेक होल्डर्स को ये कॉन्फिडेंस दिया जाएगा कि किसी भी डायरेक्टर को इतनी पावर नहीं मिलेगी कि वो कंपनी में मार्शल लॉ लगा ले। तो ये 2 बड़े स्टेक होल्डर्स, एक कंपनी के जो पैसे इन्वेस्ट करने वाले स्टेक होल्डर्स वो, और जो डायरेक्टर्स हैं उनके दरमियान का एक अंडरस्टैंडिंग का एग्रीमेंट है। क्लास यहाँ पे स्लाइड्स एंड होती हैं और आपका लेक्चर भी यहाँ पे एंड होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, आपके घर वाले भी खैरियत से होंगे। मुझे और बाकी क्लास वालों को अपनी दुआ में याद रखिएगा। ये एक नाउमीदी का वक्त चल रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग नाउमीद ना हो, नमाज़ पढ़ें, अल्लाह पाक से दुआ करें, उम्मीद को हाथ से ना जाने दें। फिर इंशाल्लाह हम कल लेक्चर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।